जिंदाबाद। माता की। आदरणीय मंच, उपस्थित मुंबई के सभी, मुंबई की इसलिए कह रहा हूं कि भले कहीं से भी हो, आज मुंबई में है और मुंबई तो मुंबई है, जो मुंबई से शुरू होता है वो दुनिया में जाता है। ये माया नगरी भी है और ये संघर्ष नगरी भी है। इस आंदोलन का, या आज का सम्मेलन, हम यहाँ पर आज सुबह सुबह रविवार होते हुए भी आए हैं। अभी जैसे आशुतोष जी ने बताया कि ये भाषण नहीं, बैठक या प्रशिक्षण स्वरूप में हम बात करेंगे, तो हम इंटरेक्शन रखेंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो स्वभाव अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें कहेगा। किसी को लव जिहाद की बात लगेगी कि लव जिहाद सबसे बड़ी समस्या है, गौ रक्षा बड़ी समस्या है, धर्मांतरण बड़ी समस्या है, कई लैंड जिहाद बड़ी समस्या है। लेकिन इन सारी समस्याओं की जननी अगर कोई है तो वह है बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या और घटती हिंदू जनसंख्या। अब मैं समस्या पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आज रविवार होते हुए भी सब कुछ छोड़कर इस सभागार में वही बैठा है जिसको समस्या का आकलन भी है, जानकारी भी है और वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए आज यहां पर आया है। तो इसलिए हम समस्या पे बात नहीं करेंगे। हम हमेशा नारा देते हैं केवल समस्या नहीं, समाधान भी। तो समाधान क्या है? मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू जनसंख्या का बढ़ता जो अनुपात है, घटता हिंदू बढ़ता मुसलमान, इसके कारण जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये डेमोग्राफिक टेररिज्म है, ये जनसांख्यिकी आतंकवाद है। इसको डायरेक्ट उपाय में अगर मैं बात करूं तो अगर संख्या बढ़ रही है तो दूसरे उपाय क्या क्या हो सकते हैं? पहला उपाय हो सकता है कि हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जाए। ऐसा होगा क्या? हाँ नहीं बोलना है। अगर आप नहीं कहना है तो भी कह सकते, जो आपकी मन है कहना है। क्या आपको लगता है कि आज शंकराचार्य बोल चुके हैं, सरसंघ चालक जी बोल चुके हैं, इतना बड़ा राक्षस असमानता का सामने खड़ा है, फिर भी हिंदू बच्चे एक्स्ट्रा पैदा नहीं कर पा रहा है, तो क्या हिंदू संख्या बढ़ने की इस समस्या के समाधान के लिए संभावना है क्या? नहीं है। दूसरा, ये कंपटीशन राष्ट्रहित का भी नहीं है और इसलिए हिंदू संख्या नहीं बढ़ा सकता, तो घटने की उनकी घटनी चाहिए क्योंकि वो अनावश्यक बढ़ रही है। अब वो घटने के दो उपाय हैं। पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसके लिए अपन ने 2018 में पूरे देश में 70 दिन 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। 8 करोड़ 96 लाख सिग्नेचर और मिस कॉल एकत्र किए थे। मैं कुछ चेहरे देख रहा हूं, आप में से काफी लोग उसमें सहभागी थे और उसको अपन ने 303 सांसदों का कैमरे पर समर्थन लिया था, जिसमें सारे दल सहभागी थे। लेकिन फिर भी कानून आया क्या? नहीं आया। अब लाएंगे तो भी परिणाम होने में समय जाएगा और समस्या तो बहुत बड़ी है। क्या करना पड़ेगा? जब उनकी समस्या केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून से समाधान नहीं हो सकता और हम कानूनी ही समाधान फिलहाल अगर खोज रहे हैं, तो दूसरा एक उपाय है और उपाय यह है कि एनआरसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों की सूची। यह संवैधानिक सूची होती है। इसमें जो भारत का नहीं उसको बाहर निकाला जाता है। तो क्या यह समाधान हो सकता है क्या? तो कैसे हो सकता है यह मैं आपको बताऊंगा। कैसे करना है यह बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम आ सकती है यह बताऊंगा। उसका रेक्टिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं और इसका परिणाम हम कैसे ला सकते हैं, यह अभी आज का विषय है। समस्या का कुछ लेटेस्ट आकलन पहले करते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी? 150 करोड़। मुस्लिम जनसंख्या कितनी? कागज पे 18.5 करोड़, वास्तव में 20 करोड़, 20%, 18.5%, 20%। अब 20 को भी अगर हम मान लेते हैं बीच का, तो भी 150 का 20 कितना हो गया? 30 करोड़। घुसपैठिए अलग। अब अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन घुसपैठियों की है, मतलब 10 करोड़ पॉपुलेशन घुसपैठियों की है। अब ये 10 करोड़ आंकड़ा आया कैसे, आपको लोग पूछेंगे। तो भारत सरकार ने
92 में सदन में कहा था, लोकसभा में, कि 2 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, 92 में। उसके बाद 2001 में, 11 में, अभी पिछले सरकार में भी, 19 की सरकार में भी संसदीय कार्य मंत्री ने अलग अलग आंकड़े आपके सामने दिए हैं। अब ये सारे घुसपैठियों की लेटेस्ट फिगर जनगणना में तो नहीं आ सकती, तो कैसे निकाली हमने? तो आजकल आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सरकार ही खुद कहती है, प्रधानमंत्री खुद कहती है कि भाई इसका उपयोग करो। तो AI में आप डाटा डालिए। मैं पत्रकारों को कहता हूं, क्योंकि इसको आप जिनके पास जाएंगे आपको ये प्रश्न जरूर आएगा कि 10 करोड़ आंकड़ा कहां से आया। तो 71 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उस समय से यह बड़े संख्या में शुरू हुआ। वैसे पाकिस्तान के समय भी शुरू हुआ। भारत में कहाँ के घुसपैठिए हैं? तो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा हैं, 2 नंबर पे पाकिस्तानी घुसपैठिए सबसे ज्यादा हैं, 3 नंबर पे अफगानी भी घुसपैठिए सबसे ज्यादा है। आपको याद होगा अभी लेटेस्ट में जब वहां पर सरकार तालिबान की बनी, तो भारत सरकार ने हवाई जहाज भेज के वहां के मुसलमानों को यहां लाया था, जो हमारे वहां समर्थक ऐसे माने जाते थे। अमेरिका ने भी ऐसा किया, जो उनके शासन काल में जो समर्थन करने वाले लोग थे उनको लेके गए, अपने यहाँ पर सिटीजनशिप दी। यूके ने किया, जर्मनी ने किया, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे लोग हमारे दृष्टिकोण से भारतीय है क्या? नहीं, घुसपैठिए। ऐसे 71 देशों के घुसपैठिए हमारे देश में है और उनका आंकड़ा जाता है 10 करोड़। आप AI में डालिए, बोलिए। संसद में 1992 में सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ घुसपैठिए। हालांकि आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसको बेंचमार्क ना भी माने तो, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अगर हम माने, और फिर जन्म दर के आधार पर 2024 में यह आंकड़ा कितना हुआ होगा? 10 करोड़। हम प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया को जन्म देते हैं अपने देश में। ऑस्ट्रेलिया का जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन, बल्कि प्रतिवर्ष हम एक मुंबई पैदा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या जनगणना में हमारे यहाँ जन्म दर में बढ़ती है। तो संख्या देश की कितनी बोलना है? कितनी? मुसलमान कितना? ऑफिशियली में, हम थोड़ी देर ऑफिशियल नहीं मानते, 30 करोड़। और घुसपैठिया कितना? सबसे ज्यादा घुसपैठिया कहां से आता है? बांग्लादेश से। कौन से राज्य में आता है? बंगाल में। लेकिन बंगाल में रहता है क्या? नहीं, पहले रहता था। कहां जाता है? सबसे ज्यादा जाता है महाराष्ट्र। अभी लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो घुसपैठियों का रेट इस नए दंगे के बाद चल रहा है, वो आपने देखा होगा, रेड कार्ड एजेंट जो वहां से सीमा पार लेकर आते हैं। एजेंट कैसे लेके आता है? वो जो एजेंट लेके आता है, उस एजेंट ने रेड कार्ड जारी किया। उस रेड कार्ड पे लिखा है कि भारत में सीमा पार करा के देंगे। 2 लाख रुपए महाराष्ट्र का रेट है, 1.5 लाख रुपए गुजरात का रेट है, दिल्ली का रेट 1 लाख है, और भारत के किसी अन्य राज्य में जाना है तो 50,000। क्या क्या करके देंगे? सर्विसेज लिखी है, सुरक्षित सीमा पार करवा के देंगे। सीमा पर लाने के बाद जिस राज्य में जाना है वहां की भाषा सिखाएंगे। कि किशनगंज और बंगाल में भी ऐसे स्थान है, क्लासरूम है, जहां पर बंगाली व्यक्ति को मराठी कैसी सिखाई जाती है। एक बंगाली शिक्षक एक बंगाली भाषी को बताता है कि महाराष्ट्र में जाओगे तो तुमको ये 50 शब्द आने चाहिए। वहां आई बोलते हैं, भाकर बोलते हैं, फलाना फलाना, ये सिखाया जाता है। वो सिखाने की सर्विस इंक्लूड है। फिर लिखा है उसमें कि आपको उस राज्य में लेकर जाया जाएगा, जिस शहर में आपको बसाना है उसके मौलाना को मिलाएंगे, उसके साथ जोड़कर आपको, ये बड़ा सीरियस वाक्य है, सरकारी जमीन पर घर बनाकर देंगे। रेड कार्ड में है। जैसे अब्बू की जमीन है, हमारे यहां पर आकर हमारे सरकारी जमीन पर जाकर घर बना के देंगे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर देंगे। ये देश बिक रहा है। कितने रुपए में? चंद रुपए में। यह सब कुछ सर्विसेज चल रही है। अभी थोड़ा महंगा हुआ है, पहले बहुत सस्ता था। इसलिए हुआ है क्योंकि थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो महाराष्ट्र का रेट सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कोई पूछेगा आपको कि भाई महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? कितना देता है? 33%, करीब 33%। तो यहां पर पूरे भारत में दिहाड़ी जितनी है उससे सबसे महंगी दिहाड़ी कहां है? यहां है। सबसे मुश्किल है किसी को पकड़ना, क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी है।
बाकी जगह पर तो नहीं है। और उनका टारगेट महाराष्ट्र है। बंगाल हाथ से गया। हिंदुस्तान को स्वतंत्र बनाने वाले और हिंदुस्तान की लंबी लंबी लड़ाइयों में जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, उन राज्यों की लंबी सूची थी। उनमें एक बड़ा योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र। क्या क्या योगदान दिया? तो पूरे हिंदुस्तान पर हरा झंडा लग चुका था। पूरे दुनिया के जिहादी, आतताई, अफगानी, ईरानी, मंगोलियन, जितने जितने नाम लीजिए, मुगल, वो सब यहां थे अलग अलग एरिया में। कई उसको मुगलाई कहते थे, कई आदिल शाही कहते थे, कई निजाम शाही कहते थे, कई कुतुब शाही कहते थे। कई प्रकार की शाहियां हिंदुस्तान में चलती थी। सभी राजाओं को काटकर, मारकर, पराजित करके, हमारे अंदर के जाति भेदों का फायदा उठाकर उन्होंने पूरे अटक से कटक तक, ये ज्योग्राफिकल फ्रेम है, फ्रेज है, अटक से कटक तक कौन सा झंडा लग गया था? हरा झंडा लग गया था। इसी भूमि के वीरों ने यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के साथ अटक से कटक तक का हरा झंडा उतारा और भगवा झंडा लगाया। यह मां भवानी के सामने संकल्प लेने के बाद उसको सिद्धि देने वाली भूमि है। यह केवल माया नगरी नहीं है, ये तो बाद में नाम रखा गया है। ये महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र में लिया गया संकल्प पूरा केवल मुगलों के समय ही नहीं हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन में आप देखिए, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा फांसी जिनको दिया गया, यही राज्य है। आज भी आप कौन सा भी अखाड़ा लीजिए, यहां पर हमारे पूजनीय साधु संत हैं, कोई भी अखाड़ा लीजिए, सबसे ज्यादा संत आपको महाराष्ट्र के मिलेंगे। इस्कॉन में सबसे ज्यादा सन्यासी महाराष्ट्र के मिलेंगे। आरएसएस में जो प्रचारक होता है वो भी सन्यासी होता है, वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का मिलेगा। ऐसे कई मैं आपको और कई चीजें दिखा सकता हूं। और इसलिए इस भूमि में अगर ये बीजारोपण होता है तो यहां से इसका विजय हो सकता है। ये अद्भुत है और ये केवल हम आप उपयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन शत्रु ये जानता है कि हिंदुस्तान को पूरा भी कब्जा कर लेंगे, जैसे तब भी किया था। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 27 साल कहां बिताए? यहां, क्योंकि भारत का अगर उसको बादशाह बनना है तो महाराष्ट्र को जीते बगैर नहीं बन सकता। तो इसने पूरा जीत लिया और अब जाकर इन मराठों को हराएंगे और महाराष्ट्र जीतेंगे और पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कहलाएंगे। ऐसा कहने के लिए पूरा राज दरबार लेकर यहां आया। 27 साल तक, 27 साल महाराष्ट्र की मराठी त्याला दर्याखोऱ्या म्हणतात, सभी जगह उसको दौड़ाया। रानी ताराबाई तब नेतृत्व कर रही थी, एक महिला वीरांगना, उस औरंग्या को इसी भूमि में गाड़ दिया। और औरंग्या को यह गाड़ने का 27 साल बिजी रखने का फायदा यह हुआ कि पंजाब में हमारे सिख भाइयों ने, राजस्थान में हमारे राजपूत भाइयों ने, क्योंकि तब यह व्यवस्थाएं थी, पूरे देश भर में अन्य अन्य राज्य विकसित हुए, उन्होंने वहां पर धर्म को अधिक मजबूत किया और फिर यह सब कुछ तोड़ने में कामयाब हुआ। मराठे कहीं पर भी गए, उन्होंने उस राज्य को, हिंदू राजा को हराकर सत्ता नहीं ली। मतलब ये पहले क्या होता था, जो राजा जाता था उस व्यक्ति को हटाकर अपना व्यक्ति बिठा देता था और हम राजा कहते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो भी मुसलमान अतताइयों के खिलाफ जो राजा लड़ने के लिए तैयार हैं, मराठे उसके पीछे खड़े रहेंगे, उसको राजा बनाएंगे। आपको राजा छत्रसाल जी की, राजा बुंदेला की कथा याद होगी। शिवाजी महाराज जी के सेना में भर्ती होने के लिए आए थे। शिवाजी महाराज ने कहा कि एक राजपूत राजा को अपने सेना में नौकर रखकर क्या इतिहास लिखूंगा मैं, कि एक राजा को जरूरत थी तो दूसरा राजा उसको मदद करने के बजाय अपने सेना में रख लिया। आप जाइए, आप राजा रहेंगे और हम आपको मदद करेंगे, ये कहते हुए उनकी सत्ता को स्थापित किया। तो ऐसा ये राज्य है। ये राज्य अगर आज भी मजबूत रहेगा तो भले पूरे हिंदुस्तान को कब्जा किया जाए, वो कभी ना कभी यहां से विद्रोह और क्रांति शुरू होगी, यह शत्रु जानता है। और इसलिए महाराष्ट्र को नशा में, आज जानते हैं आप, भारत में जो भी नशा बिकती है, जितनी भी टॉप 25 प्रकार की जो सबसे बड़ी नशाएं हैं, वो महाराष्ट्र में 25% सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही 20 साल पहले पंजाब में हो रहा था, 25% सस्ती बेची जा रही थी और फिर उसके बाद आज 20% प्रीमियम पे बिक रही है। क्यों? क्योंकि अब तो पंजाब क्या हो गया हम जानते हैं।
यहां आज मुंबई के गली गली चौराहे में आपको नशा मिलेगी, सस्ती, सब्सिडाइज। क्यों? क्योंकि बर्बाद करना है। तो महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं और यहां इस सभागार में बैठे हुए महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि महाराष्ट्र बचेगा तो सेनापति बापट थे अपने, पता होगा आपको, सेनापति बापट मार्ग भी है यहां पर, बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक मराठी में गीत लिखा हुआ है, उसके क्या बोल है? हाँ, महाराष्ट्र मेले तरी राष्ट्र मेले, महाराष्ट्र विना राष्ट्र गाड़ा न चाले। इसलिए ये राष्ट्र को शत्रु मारना चाहता है, हम बचाना चाहते हैं। और ये सभागार में आप ही क्यों हैं, हम ही क्यों है सारे यहां पर जो आज लोग हैं? क्यों पता है? हम सब पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं ना। हिंदू है तो पुनर्जन्म पे विश्वास करता है। ये जो अटक से कटक तक हरा झंडा उतार कर भगवा झंडा लगाने का जो युद्ध चला होगा, उसमें आप और हम भी रहे होंगे। इसलिए इतने बड़े मुंबई में आप ही है, क्योंकि आप रहे होंगे नहीं, आप और हमने बलिदान दिया होगा, बलिदान दिया होगा। और इसलिए आपने हम क्या मिलकर, भगवान ने हमको चुना है। इस काम के लिए किसने चुना है? ये तो टेक्निकल बात है कि आशुतोष जी आए होंगे, नरेश जी आए होंगे, हमारा कोई मैसेज आया होगा, ये तय है। तो ये यहां से शुरू करना है। अब क्या करना है? महाराष्ट्र क्यों है और महाराष्ट्र कितने खतरनाक स्थिति में है? मुंबई में आप सब लोगों की संपत्तियां है, व्यवसाय है। एक बड़े बिल्डर मुझे मिले, हजारों करोड़ रुपए की उनकी बिल्डिंगें यहां पर हैं। मैंने उन्हीं से शुरुआत की पिछले दिनों, महाराज जी थे मेरे साथ। मैंने कहा क्यों आज क्या हुआ, आपकी आजकल कितनी संपत्ति है मुंबई में? बोले 50,000 करोड़ की होगी। मैंने कहा कि मैं आपको एक बड़ा दुखद समाचार देने आया हूं। 2024 है और केवल 15 साल में आपकी संपत्ति 50% कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा सुरेश जी क्यों धक्का दे रहे हैं आप, आपके आंकड़े सही होते हैं, कैसे होगी? तो मैंने कहा कि अभी अभी चुनाव हुआ, कितने मुसलमान हैं मुंबई में? वोटिंग में 22%, 22.5%, मतलब पॉपुलेशन में 30%। और ग्रोथ रेट क्या है? मुंबई के हिंदू का ग्रोथ रेट है 0.9, मतलब एक भी नहीं है। 2 हिंदू मिलके एक हिंदू भी पैदा नहीं करते हैं। मुसलमान का कितना है? 3.9। हिंदू बाहर के किसी दूसरे को ला रहा है क्या? नहीं, लेकिन मुसलमान ला रहा है। उस अनुपात को भी 4 ही केवल पकड़े तो भी वो 8 पे है, आप 1 पे है। अब मैं क्या कह रहा हूं वो छोड़ दीजिए। विश्व की जनसांख्यिकी गणना करने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है पीयू रिसर्च सेंटर। ये संघ की नहीं है, भाजपा की नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। वो ये कहती है कि 2048 तक भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। वो ही ये कह रही है कि मुंबई 10 साल पहले हो जाएगी। मतलब यहां बैठे हुए सब है ना, अपने आंखों से मुंबई को हिंदू अल्पसंख्यक होते हुए दिखेंगे। क्या 20 साल पहले मुंबई में आपको इतने बुरखे दिखते थे, इतनी टोपियां दिखती थी, इतने छोटे भाई के पायजामे दिखते थे? अब तो आपको साउथ मुंबई में भी आप जाएंगे और वो भी नरीमन पॉइंट और मरीन ड्राइव पे भी जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि आप कहां है। ये कहां से संख्या आई? ये कट्टरता बढ़ रही है आज मुंबई। अच्छा, मैंने उनको ऐसा कैसे कहा कि रेट आधे हो जाएंगे और आपका भी अगर 5 करोड़ का फ्लैट है तो वो भी 2.5 करोड़ का हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिक है कि दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ता है वहां के रियल एस्टेट के रेट, आप सहमत है? मतलब इस पे तो कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारे जिसने भी जो भी संपत्ति ली है, वो करोड़ की हो, वो कुछ भी हो, वो आधी हो जाएगी। तो पहला तो डेंट आपको कहां लगने वाला है? आर्थिक स्तर पे लगेगा। दूसरा कहां लगेगा? सुरक्षा के स्तर पे। जैसे जैसे मुस्लिम जनसंख्या 1% से लेकर 100% तक बढ़ती जाती है, उसका एक पैटर्न है कि वो क्या क्या करती है। मैं ज्यादा विस्तार से इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि आप और हम उस पर जानकार हैं, समझदार हैं। तो क्या मुंबई को, इस देश की अर्थनगरी जिस पर आकर आप अपने सपने संजोए रहे हैं, वो आप इस्लामी होने देंगे? होने देंगे? लेकिन आप केवल नहीं कह रहे हैं, उसके लिए कर क्या रहे हैं?
केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा नेता करेगा। हमारे देश में तो ऐसे नेता हैं कि अगर कल जनसंख्या बदल जाएगी तो खुद ही मुसलमान बन जाएंगे, खतना भी कर लेंगे। अगर आप किसी नेता के भरोसे बैठे हैं तो फिर आपका अंत तय है। कितनी भी अच्छी सरकारें, कितने भी देशभक्त नेतृत्व हो, जो समाज केवल सरकार के सहारे रहता है वो विश्व का इतिहास बताता है कि उसका अंत होता है। क्योंकि चेतना ऊपर से नीचे नहीं आनी चाहिए, नीचे से ऊपर जानी चाहिए। आज नीचे से ऊपर जा रही क्या? नहीं जा रही। और इसलिए इतनी खतरनाक स्थिति है। नंबर में बताता हूं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हिंदू है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा ही मानते हैं। बड़ा फेक वर्ड बोलता देते क्या है, बहुत ज्यादा है। आप सच्चाई जानते हैं, पूरे भारत में महाराष्ट्र हिंदू जनसंख्या अनुपात, इंग्लिश में हिंदू पॉपुलेशन इन परसेंटेज में 21वें नंबर पे है। कितने पीछे हैं? इसका मतलब 20 राज्य ऐसे हैं जिन 20 राज्यों में हिंदू महाराष्ट्र से परसेंटेज में उन राज्यों में ज्यादा है। खतरनाक है कि नहीं? कुल राज्य कितने हैं? यूनाइटेड मतलब यूटी पकड़ के 36, अब 21 पे आ गए महाराज जी। अगर अभी 21 पे आ गए तो कितने बचे हुए हैं? हाँ, पहले 11 राज्यों में आप हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। महाराष्ट्र में आप 21वें नंबर पे है। हमारा मुंबई का स्पेसिफिक अभी परसेंटेज नहीं निकला है, अगले कार्यक्रम तक निकलेगा। तो सिचुएशन खतरनाक है। उन्होंने महाराष्ट्र टारगेट किया हुआ है। अब हमने तय करना है कि इसको कैसे किया जाए। तो मैं रिपीट करता हूं क्योंकि अभी अगले मुद्दे की तरफ इसी में जाते। पहला, सबसे बड़ी समस्या क्या? मुस्लिम पॉपुलेशन। उपाय क्या? जनसंख्या नियंत्रण। नहीं, हिंदू की जनसंख्या बढ़ाना। बढ़ सकती है क्या? दूसरा उपाय क्या? मुस्लिम पॉपुलेशन घटाना। तो उसका पहला उपाय जनसंख्या नियंत्रण कानून आया क्या? नहीं। तीसरा उपाय क्या? एनआरसी। क्योंकि एनआरसी में घुस बैठिए बाहर निकाले जा सकते हैं। तो मैंने आपके सामने जो कैलकुलेशन बताया उसके अनुसार मुस्लिम पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन ये घुस बैठियों का है। तो मुझे बताइए कि आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की संख्या को 25% कम करने के लिए इससे दूसरा कोई फॉर्मूला है क्या? वाडने जी, है क्या? 25%, सीधे 25%। और ये कानूनी है कि गैर कानूनी है? कानूनी है। नैतिक है, अनैतिक है? नैतिक है। इसमें हम कुछ भी गलत बात नहीं बोल रहे। तो एनआरसी आनी चाहिए। लानी किसने है? सरकार ने। सरकार ला रही क्या? अभी चंद्रबाबू नायडू और कौन दूसरा, नीतीश कुमार। अब ये लोग सरकार में हैं, ममता बानो तो उधर है। तो ये लाने देंगे? अब कौन लाएगा? अगर सरकार नहीं ला रही तो जनता लाएगी। ये उत्तर चाहिए। कौन लाएगी? जनता लाएगी। हम लाएंगे। बोलिए, कौन लाएंगे? हम मतलब जनता। इसलिए जब समस्या सत्ता से सुलझती हुई दिख नहीं रही है तो हमने आपके साथ ये संकल्प लेने का निर्णय किया कि सत्ता की कोई मजबूरी हो सकती है, सत्ता में देरी हो सकती है। और इसलिए महाराष्ट्र से क्यों सब बता चुका हूं मैं आपको। इसके बाद अन्य राज्य में भी जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक बार करके दिखाना पड़ेगा। हमारे पास पूरे देश भर में एक साथ करने की ताकत नहीं है और इसलिए यहां एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र से शुरू हम करेंगे। अब करेंगे कैसे भाई? अगर जनता एनआरसी सरकार की तरफ से एनआरसी आती, सरकारी एनआरसी, तो ऊपर से नीचे आती, बराबर। संसद में आदेश बनता, फिर वो नोटिफिकेशन निकलता, फिर धीरे 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 नीचे आता। जनता ला रही है तो कहां से किधर जाएगी? नीचे से ऊपर जाएगी। कहां से शुरू होगा जनता एनआरसी का प्रवास? हमसे। मेरे यहां पर अगर 300 लोग काम करते हैं तो मैं मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की एनआरसी करूं, इसके लिए मुझे किसी की अनुमति चाहिए? कोई मुझे रोक सकता है? अब 300 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं। इस देश में चलने वाले सारे निजी संस्थान जितने हैं वो ये कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट हमने जनवरी फरवरी में मुंबई के ही एक बड़े उद्योगपति के कंपनी में किया जिसमें करीब 15,000 लोग काम करते हैं। आप जानते हैं
आप तो बांग्लादेशियों को लेबर और बाकी चीजें समझते हैं। उस कंपनी में 6 लोग एग्जीक्यूटिव निकले जो बांग्लादेशी थे। जांच नहीं करते तो पता चलता। 2 निकले कश्मीरी मुसलमान जो बता रहे थे महाराष्ट्र के। क्यों? क्योंकि कागज देखे गए, और ये कागज देखने के बाद सब पता चलता है। इसलिए वो हैदराबाद का नमक हराम संसद में बोल रहा था कि कागज नहीं दिखाएंगे। अब क्यों? क्योंकि कागज दिखेगा तो पकड़ा जाएगा। अब कागज दिखाएंगे तो पकड़ा जाएगा। कागज सरकार नहीं मांग रही है, लेकिन कंपनी चलाने वाला, दुकान चलाने वाला, ऑफिस चलाने वाला मालिक मांगे तो दिखाना पड़ेगा कि नहीं? दिखाना पड़ेगा। यहां पर उसका चलेगा? कुछ नहीं चलेगा। वो वहां का हो या मुंबई का हो, दाऊद का क्या नाम उसका, अबू आजमी, कोई विरोध कर सकता है? आप निजी कंपनी में ये तो कह सकते हैं ना कि भाई मैं जांच करना चाहता हूं, तुमको नहीं देनी है, छोड़ दो, झगड़ा मत करो। क्या करो? छोड़ दो, निकल जाओ, जहां जाना है जाओ। क्योंकि जहां जाएगा वो भी क्या करेगा? कागज करेगा। दूसरी इकाई रहेगी हमारे गांव का सरपंच। कौन? अब मुझे बताइए, गांव का सरपंच ये कहे कि मैं मेरे गांव में एनआरसी करना चाहता हूं, जनता एनआरसी, हो सकती है कि नहीं? मैं जानता हूं कि आप भले ही मुंबई महानगर में रह रहे हो, लेकिन सबका कोई ना कोई ओरिजिन गांव में होगा। 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, और खास करके मुंबई जैसे नगर में रहने वाले को तो अपने गांव का एक आकर्षण होता ही है, कमिटमेंट होती ही है। हम जानते हैं, हम गांव में क्या होता है ये भी जानते हैं, और इसलिए गांव में जनता एनआरसी होगी। कैसी होगी मैं आगे बताऊंगा। शहरों में कैसी होगी? तो शहरों में वार्ड पर जाएंगे। हमने तय किया कि हम छोटी इकाइयों पर टारगेट करेंगे ताकि हमको बड़ी इकाई का लोड ना पड़े और हम आसानी से काम कर सके। बड़ा पहाड़ भी तोड़ना हो तो उसको डायरेक्ट बॉम्ब डाल के नहीं तोड़ते। क्या करते हैं? एक छोटे छोटे ब्लास्ट करते हैं। और इसलिए हमने भी क्या करना है? छोटे छोटे। हाँ, तो जनता एनआरसी शुरू होगी निजी, व्यक्तिगत से, गांव से, वार्ड से आगे जाएगी। कितने गांव है? 44,000। कितनी ग्राम पंचायत है? 18,500। बाकी मेट्रो 1 है, 10 महापालिकाएं हैं, बाकी 1,000 पालिकाएं हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो हमने इसके लिए कुछ फेजेस तय किए हुए हैं। एक फेज ये है जिसमें ये आंदोलन हम हिंदू संगठन के नाम पर नहीं चलाएंगे। हम ये आंदोलन चलाएंगे सिविल सोसाइटी ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की जनता। ठीक है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इसी नाम से हम सबको टोपी पहनाई गई थी, याद है ना? दिल्ली में तब नाम क्या था? सिविल सोसाइटी, और टोपी पहनाई गई। उनका उद्देश्य बुरा था, फिर भी वो सफल हुए। और आपका और हमारा उद्देश्य तो पवित्र है, तो सफल होंगे ही। दूसरा क्या होगा फायदा? क्योंकि ये आंदोलन में हमने जो अपील, सर्च, डिटेक्ट और डिपोर्ट रखा है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई झड़प हो जाए। तो उस समय अगर कोई वीडियो भी निकल कर आता है तो भी वो किसका वीडियो रहेगा? सिविल सोसाइटी का। ये कोई बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, फलाना फलाना ऐसा कुछ है क्या? नहीं। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र की जनता कर रही है। और जनता अपने राज्य से घुसपैठियों को निकालने का अगर अभियान चलाती है तो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय भी उसको रोक नहीं सकता। इसलिए अभियान किसका? जनता का। हम कौन? जनता। सब जनता कर रही है तो हम पीछे रहेंगे क्या? नहीं। हम भाई एक्टिविस्ट है, जब जनता ही सड़क पे उतर रही तो हम घर में क्यों रहेंगे? इसलिए हम भी उनके साथ चलेंगे और जनता एनआरसी करेगी। अब फेजेस कैसे होंगे? फेजेस 1, पहली फेज, इस राज्य के सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल रहे, सेना के लोग, एयरफोर्स के हेड। कल पुणे में मीटिंग हुई, उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री, विभिन्न पुलिस के सारे लोग थे, बड़े बड़े अधिकारी थे। केवल 12 घंटे के नोटिस पे आए थे, सिर्फ 12 घंटे के नोटिस पे। और उन्होंने कहा
कि इस आंदोलन में हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। तो पूर्व सैनिकों को लेंगे, वकीलों को लेंगे, पत्रकारों को लेंगे, साधु संतों को लेंगे, क्योंकि यहाँ का पूरे हमारे हिंदू धर्म का जो संत है वो संत शक्ति और भक्ति की बात करता है, और इसलिए साधु संतों को भी लेंगे, महिलाओं को लेंगे, किसानों को लेंगे, क्योंकि ये सारे कौन है? जनता। तो जनता, हिंदू भी तो जनता है, और इसलिए जनता का हिस्सा ये नेतृत्व करेंगे, और ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सितंबर के दूसरे हफ्ते में, साधारणतः टेंटेटिव बता रहा हूं, और वो सारे लोग मीडिया के सामने आएंगे और कहेंगे कि हम महाराष्ट्र की जनता, इस राज्य में रहने वाले घुसपैठियों को ये अपील करती है कि अगले 10 दिनों में महाराष्ट्र छोड़ो। इसके पहले मैं वारी में आया, सारे संतों से मिला जुलाई महीने में, सामाजिक क्षेत्र के लोगों को मिला, साधु संतों को मिला, लगातार सभी लोगों को मिलने का काम मैंने जुलाई में किया। अगस्त में हम पूरे राज्य में, राज्य, जिला, तालुका और ग्राम तक की संगठनात्मक सामाजिक व्यवस्था लगा रहे हैं, चल रहा है अभी वो काम। अब सितंबर में जाकर अपील होगी, छोड़ो। कौन करेगी? जनता, और खास करके हमारे पूर्व सैनिक, उनमें हमारे सैनिक ही जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, ऐसे सावरकर जी के वंशज भी रहेंगे। हमने इस आंदोलन में तिलक जी के वंशज को भी बुलाया, जिन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। उनके वंशज भी इस आंदोलन में रहेंगे। शिवाजी महाराज के कई सरदार थे, उनको भी हमने अपील की है। उन्होंने भी कहा कि जब जनता उठकर घुसपैठियों को बाहर निकाल रही है तो हम कैसे चुप बैठते हैं, हम आपके साथ है, वो भी रहेंगे। ये सारे मिलकर अपील करेंगे कि घुसपैठियों महाराष्ट्र। इसी मुंबई में 9 अगस्त को कभी नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना? वो तो फिर भी गांधी ने दिया था, ये तो शिवाजी और भगत सिंह और सावरकर वाले हैं। इसलिए केवल छोड़ो नहीं कहेंगे, उन्होंने तो छोड़ो कह के, हम क्या करेंगे? अपील के बाद नेक्स्ट फेज है सर्च। फिर एक जरूरत पड़ी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और कहेंगे कि इतने लोग गए हैं, इतने लोग जाने चाहिए थे लेकिन गए नहीं है, इसलिए हम 5 दिन और देते हैं। अगर आपको कोई टेम्पो चाहिए, छोटा हाथी चाहिए, गाड़ी चाहिए जाने के लिए, तो हम अपने तरफ से देने के लिए तैयार। हमारा गांव, क्योंकि हमारी इकाई कहाँ है? छोटी इकाई से है, वहां से भेज रहे हैं। और उसी समय पूरे महाराष्ट्र में, गांव-गांव में, नगरों में, वार्डों में एक रेजुलेशन पास होगा, ग्राम प्रस्ताव, जिसमें कहा जाएगा कि हम जनता एनआरसी में सहभागिता कर रहे हैं। हर गांव प्रस्ताव पारित करेगा, और हमारे पास अभी तक 1000 से ज्यादा गांव वालों ने अप्रोच किया है। जिस दिन होगा उस दिन हम बड़ी संख्या में इसको लोगों के सामने लेकर आएंगे। उस प्रस्ताव में एक और विशेषता रहेगी कि हमारे यहां से जो भी विदेशी नागरिक है, गैर कानूनी नागरिक है, इनलीगल इमिग्रेंट से हमारा गांव छोड़े। और एक प्रस्ताव और पास होगा कि आज के बाद इस गांव में अगर किसी को दुकान, मकान भाड़े पे लेना है या खरीदना है तो ग्राम पंचायत के अनुमति के बगैर खरीद नहीं सकते, क्योंकि अभी तो धर्मशाला बनी हुई है, पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से आ रहा है। और एक बहुत बड़ा गेम हो रहा है। मैं आजकल महाराष्ट्र में इतना घूम रहा हूं, यह पता चला है कि महाराष्ट्र दामादों का राज्य हो गया है। यहां की लड़की मुसलमानों की शादी करके दूसरी जगह नहीं जाती, लड़की की शादी होने के बाद दामाद वहां रहने आता है। आपको भी यही अनुभव होगा, आप जाइए, आप देखिए, यहां से बाहर नहीं जा रहे, बाहर से आ रहे हैं। कौन है भाई वो? कहाँ है वो? कहाँ रहता है? कौन है? अभी तक किसी ने पूछा, लेकिन अब कौन पूछेगी? जनता पूछेगी। अब वो जब ये अपील होगी, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, और अगर फिर भी सब जाने की संभावना नहीं है, इसलिए उसके बाद की स्टेप आएगी, उसको हमने नाम दिया है सर्च, इंग्लिश में, खोजो हिंदी में, शोधा मराठी में। मतलब सर्च करो कि आप कौन है।
सर्च कैसे शुरू होगा? तो भाई गांव है, एक गांव में टीम बनी हुई है 11 लोगों की, उसमें वकील है, कार्यकर्ता है, सरपंच है, पूरा गांव है। और गांव करील ते राव काय करील, मराठीत म्हण है, हिंदी में भी कोई ऐसी कहावत जरूर होगी, जो गांव करील ते राव काय करील। गांव ने तय किया तो किसी की हिम्मत है उसको विरोध करने की। तो ये प्रस्ताव पारित होगा, कोई आई नहीं, ये प्रस्ताव पारित होने के बाद सर्च शुरू होगा, और सर्च शुरू होने के बाद बोला जाएगा कि भाई कागज दिखाओ, प्यार से बोलना है। अभी तक मैंने जो भी बात बोली गैर कानूनी है? सर्च अपील गैर कानूनी है? सर्च गैर कानूनी है, क्योंकि जनता कर रही है। मुझे अधिकार है मेरे पड़ोस में कौन रहता है। हम इसमें कैंपेन चलाने वाले हैं, नो योर नेबर, आपका पड़ोसी कौन है जानिए। और हर व्यक्ति को एक नंबर दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आपके पड़ोसी के पास जाइए, उसको बोलिए कि मैं मेरा परिचय आपको दे रहा हूं, मैं फलाना फलाना हूं, आप भी आपका परिचय मुझे दीजिए। मतलब महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता में से 7 करोड़ एक दूसरे को पूछेगी। कितने वॉलंटियर होंगे आपके पास? क्योंकि आंदोलन किसका है? जनता का है। इसलिए नो योर नेबर, सर्च नेबर भी करेगा, और साथ साथ में हमारे वॉलंटियर जाकर पूछेंगे। भाई हमने उसमें कुछ मार्किंग की है, सुरेश चौहान की, पता है कौन है क्या है, हिंदू है, ऑरेंज कलर दिया। अब इस आंदोलन में हम महाराष्ट्र के मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, जो लोकल है। तो हम उसको कहेंगे तुम महाराष्ट्र के हो, ओके, 5-4 पीढ़ियों के तुम यही देख रहते हो, हमको पता है, उसको हरा कलर दिया। ईसाई है, व्हाइट कलर दिया। और उसके बाद जिसने कागज दिखाने से मना किया, कागज नहीं दिखाएंगे कहा, या कागज देखने के बाद पता चला कि सस्पेक्टेड है, उसको हम रंग देंगे येलो। और जो पकड़ा जाएगा गारंटी है कि ये बांग्लादेशी है, उसको देंगे रेड। इतना करना गैर कानूनी है, अनैतिक है, प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि कोई झगड़ा नहीं करना। अगर वो कहता है नहीं इस मोहल्ले में आने नहीं देंगे, तो उस मोहल्ले को कौन सा रंग देना है? येलो। क्योंकि पहले एक बार कर लो, फिर जब टारगेट सेट हो जाता है तो वहां पर बाद में काम करेंगे। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? डिटेक्ट, खोजो, खोज को चिन्हित करो। ये चिन्हित करने का काम होने में आपको दिक्कत लग रही है? नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पुलिस आज करने का प्रयास करती है तो उनके पास मैन पावर नहीं है। जनता के पास मैन पावर की समस्या है क्या? नहीं, क्योंकि जनता ही कर रही है। दूसरा, जब बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो बंगाली में वो कहता है कि मैं तो बंगाल का हूं, और पुलिस को जब वो बंगाली बोलता है तो पुलिस को ये पता ही नहीं है कि ये जो बंगाली बोल रहा है ये बांग्लादेश की है या पश्चिम बंगाल की। इसलिए हमने बंगाल से 100 वॉलंटियर यहां पर लाए हैं और उनको यहां रखेंगे। और वो क्या करेंगे? जो बंगाली बोली जा रही है बंगाल की है या बांग्लादेश की है ये बताया जाएगा। लेकिन 100 से काम नहीं बनेगा, तो सुदर्शन बांग्ला की टीम ने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है। आप जाएंगे, 5 ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो सवाल पूछने के बाद आपको पता चलेगा कि बोले जाने वाले शब्द बंगाली है या बांग्लादेशी बंगाली है। उसको आपने रिकॉर्ड करना है, उस व्हाट्सएप पर भेजना है, वहां से तुरंत बताया जाएगा कि ये बांग्लादेशी है। दूसरा तरीका, उसको पूछा जाएगा, भाई एक कहावत है ना, बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो, ऐसा है ना, कहावत है ना। तो देखो ये सारी कहावतें अब तक हम केवल बोलते थे, अभी उपयोग में लानी है। तो उसको कहेंगे बाप का है, अब्बू का है, तो ज्यादातर आपको बताएंगे कि बंगाल में है, झारखंड में है, बिहार में है, ये 3 राज्यों के नाम ज्यादा आएंगे। तो नंबर दे दो, ज्यादातर आपको बताएंगे अभी वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, क्योंकि हम इसका एक सैंपल कर चुके हैं, इसका रिसर्च हो चुका है। तो क्या बोलते हैं? ऐसा ही हमने किया महाराष्ट्र में, और उसने कहा कि मेरा अल्लाह को प्यारा हो चुका है। और वो, हमने कहा ठीक है, कब्र कहाँ है? तो उसने कहा राहुल केला में है, झारखंड में। तो हमने उसका डिटेल लिया, कौन से महीने में? 92 में, जनवरी महीने में गए, क्योंकि उनके पास ये सब सिखाया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन हर चोर कोई ना कोई सबूत, तो इसलिए वो जब उसने बताया, हमने राहुल केला को वो सारे डिटेल भेजा, वहां के कार्यकर्ता वहां के कब्रिस्तान में गए। हर कब्रिस्तान को रजिस्टर मेंटेन करना कंपलसरी है, और वो रजिस्टर फेक भी हो सकता है, लेकिन उसको जब आप टैली करते ग्राम पंचायत या नगर पालिका के साथ, तो उसमें
गलती अगर है तो वो हमारे लिए सस्पेक्ट हो गया। जिसने हमको बताया कि अब्बू वहाँ झारखंड राहुल केला में हैं, गए फलाने समय गए, हम उस कब्रिस्तान गए, उसका फोटो निकाला, वहाँ के नगर पालिका के साथ जांच की, पता चला कि अब्बू वहाँ, तो हमने उसको कौन सा रंग दिया? येलो। सस्पेक्ट, अभी सस्पेक्ट, अभी तुरंत लाल नहीं करना है, सस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कोई सी बात नहीं बोलनी है जिससे उनको छुपने का अवसर मिले। ध्यान रखना, कोई छुपने का अवसर नहीं देना है, एकदम क्लीन आंदोलन चल रहा है। गए, फिर वो कहता है कि चलो एक बात ये हो गई। दूसरा, आप जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता देने में सबसे बड़ा एक कानून काम करता है, वो है कोई भी जनप्रतिनिधि अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में लेटर देकर ये कहता है कि मैं इसको जानता हूं, तो उसको कागज मिल जाते हैं, आधार कार्ड मिल जाता है। और आप जानते हैं ये जो हम जिसको छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ का जो ओवैसी का पिल्ला है ना, सांसद था, वो विधायक और सांसद रहते, उस अकेले ने कई हजार, मतलब जब ये न्यूज बनी थी 5 साल पहले, तो 15,000 का आंकड़ा उसके अकेले का था। ये जो मालेगांव का एक है उसका आंकड़ा था। ऐसे कई जगह इन्होंने, अब्दुल सत्तार, इन्होंने पत्र देकर लोगों को ये कागज दिलवाए। तो हमारे लिए जिसका भी आधार कार्ड किसी जनप्रतिनिधि के पत्र के ऊपर बना है, हमारे लिए वो सस्पेक्टेड है। ये हमारा चौथा फॉर्मूला हुआ। कौन सा रंग लगाया आपने? येलो। अब इसके बाद क्या? तो आप जानते हैं जब CAA आया 2014 में, मोदी आए तो इनको लगा कि ठीक है, आए हैं, कुछ कर नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने 370 किया, जब उन्होंने CAA लाया, मतलब पड़ोसी देशों में रहने वाले हिंदुओं को भारत में आने की कानूनन उन्होंने व्यवस्था की 2014 तक आए हुए लोगों को नागरिकता देने की, तो इनको लगा कि अब NRC भी आ सकती है। तो उन दिनों में मस्जिदों से स्पीकर पर बोला जाता था कि आप कागज बनवाइए, और कागज बनवाने का अभियान चला। अब भाई पहले तो धर्मशाला की तरह चल रहा था, तो अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने यहां पर जन्म प्रमाण पत्र खोजने शुरू किए, क्योंकि नागरिकता का सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट क्या है? आधार विधार तो कैसे पकड़े जाएंगे, आपका रेशन कार्ड कैसा पकड़ा जाएगा, पासपोर्ट कैसा पकड़ा जाएगा, वो डिटेल बाद में बताएंगे अगले प्रशिक्षण में। मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। हमने एक सैंपल के लिए एक लोकेशन तय किया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का कुंभ नगरी प्रयागराज। वहां पर 6,000 गुना ग्रोथ पाई गई बर्थ सर्टिफिकेट बनने में। कितने %? 6,000%। जब ये स्पाइक पाई गई तो हमें कोई ना कोई इनपुट देता ही है, क्योंकि जब सरकारें सिस्टम काम नहीं करती तो लोगों को लगता है कोई लड़ता है, उसके पास कागज अगर पहुंचते, इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो काम होता है। हमारे पास आया, हमने टीम लगाई, चौंक गए, ये कोई एरर तो नहीं है। जाके पता चला कि सच है। वहां टीम गई, लाइन लगी हुई थी जन्म प्रमाण पत्र लेने की, और लाइन लगाने वाले बच्चे या बच्चों के माँ बाप नहीं थे, 70 साल के बूढ़े भी थे। बूढ़ा क्या कह रहा था कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरे माँ बाप ने जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिया, अब मैं क्या करूं, मुझे चाहिए। सरकारी नियम है कि अगर कोई चाहिए, अस्पताल में पैदा नहीं हुआ है, तो उसको 50 रुपए का एफिडेविट देना पड़ता है उपजिलाधिकारी पे, और उस एफिडेविट के आधार पर उसको नागरिकता दी जाती है। केवल 50 रुपए में इस देश की नागरिकता बेची जा रही है, केवल 50। हम उस IAS अधिकारी के पास गए, हमने कहा मैं इतने बड़े अधिकारी है, आपने संविधान की शपथ ली है, आपको डाउटफुल नहीं लग रहा है कि एकदम से यहाँ 6,000 ग्रोथ हो रही है? तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, कानून है और मुझे संविधान को फॉलो करना है, और आप मुझे बताइए कि मैंने अगर कोई गैर कानूनी काम किया है। तो हमने कहा भाई तुम बगैर जांचे दे रहे हो। तो उसने कहा 6,000% ग्रोथ को मैं कहाँ से जांच सकता हूँ, मेरे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई इसके लिए अधिकारी ही नहीं है। मैं महापालिका, नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो दाखिला देती है उस आधार पर देता हूं। हम गए नगर पालिका के पास, हमने उनको कहा कि भाई आप इतना कैसे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा हमारे पास भी कोई अधिकारी नहीं है कि वो जाके कागज चेक करे, कागज सच है झूठ है। हमारे पास अस्पताल से एप्लीकेशन आता है, हम अस्पताल के आधार पे देते हैं, नहीं तो एफिडेविट के आधार पे देते हैं। अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति जाए, बांग्लादेशी घुसपैठिए जाए और 50 रुपए में नागरिकता प्रमाण पत्र लाए, तो उसको नागरिकता मिलेगी नहीं?
तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो ऐसे पकड़ेंगे कि जिसने भी पिछले 5 साल में जन्म प्रमाण पत्र बनाया है वो आपका पहला सस्पेक्टेड है। उसको कौन सा रंग देंगे? फिर दूसरी कैटेगरी रखेंगे कि जिसने जन्म के ज्यादा देर बाद सर्टिफिकेट बनवाए हैं, उसको बनाएंगे। अब ऐसे और कई फॉर्मूले हैं। ये करते 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 हमारी स्टेप कौन सी पूरी होगी? डिटेक्ट। ये सामान्यता पूरी होगी सितंबर महीने में, या ज्यादा ज्यादा अक्टूबर महीने में। और उसके बाद स्थिति कौन सी आएगी? क्या करना है उसके बाद? अपील हो गई, सर्च हो गया, डिटेक्ट हो गया, डिपोर्ट, बाहर करना है, भगाना है। अब यह स्थिति सबसे खतरनाक रहेगी, क्योंकि इतने षड्यंत्र पूर्वक जिनको लाकर यहां बसाया है उनको इतने आसानी से जाने देंगे क्या? हालांकि कानून क्या करे या कानून क्या बचाए, भय के सामने सब। और ये वही है जिन्होंने तलवार के सामने, मुझे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अब इन भाषणों में, इन सारे बयानों में इन चीजों से जरा थोड़ा सीखना है। मतलब गांधीगिरी नहीं करनी है। मुझे किसी ने कहा कि सूरज जी आप पहली बार ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या इसको गांधीगिरी कहा जाए? हमने कहा नहीं, इसको शिवाजीगिरी कहना है। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते थे? गनिमी कावा मराठी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। हालांकि वो शब्द ठीक नहीं है, लेकिन आप वो कहते हैं। तो यही बातें उनकी है। तो हमने अपील की, सर्च किया, डिटेक्ट किया, डिपोर्ट करने की बात आई। अब हम सरकार को कहेंगे कि ये प्रूफ आपके सामने है कि नहीं, करो। और अगर सरकार फिर भी नहीं करती है तो कौन करेगा? करेंगे? थोड़ा आवाज कम हो गया। मैं पूछ रहा हूं कि कौन करेगा? जनता करेगी। जनता मतलब हम करेंगे। जब हमको ये पता है कि हमने कानूनन, मॉरल, लीगल सारी सभ्यताओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रक्रिया पूरी की है, उसके बाद अगर कोई भी आइडेंटिफाई व्यक्ति को, गैर कानूनी नागरिक को निकालेगा नहीं, ऐसी किसी भी सत्ता और व्यवस्था का बात हम मानेंगे नहीं। फिर हम लेंगे हाथ में। फिर ये मत कहना कि आपने कानून हाथ में लिया, क्योंकि तब हम कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, हमारा देश हाथ में लेने वालों के हाथ से देश हम छीन रहे हैं। और इसलिए इस अवस्था तक पहुंचेंगे और विश्व के इतिहास में दिखा देंगे कि ऐसा भी हो सकता है। अमेरिका का चुनाव चल रहा है। सावरकर जी, अमेरिका के चुनाव का मुद्दा ही इस वक्त है घुस बैठिए। 2 पार्टियां है वहां पर। ट्रंप की पार्टी कह रही है कि एक एक घुसपैठियों को चुनकर बाहर भेजेंगे और पूरे अमेरिका को 15 फीट ऊंची दीवार बनाएंगे। दीवार का काम भी चालू हो गया था ट्रंप के समय, इन्होंने आने के बाद रुकवा दिया। अमेरिका के चुनाव का यह मुख्य मुद्दा हो सकता है, तो भारत के भी समाज का यह मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि नहीं? अभी अभी नीदरलैंड का चुनाव हुआ। बहुत लोग जानते होंगे कि वहां पर भी चुनाव में एक हमारे जैसा आदमी आया है और वो कहता है कि एक एक को बाहर भेजेंगे। नीदरलैंड का भी मुद्दा है। कल एक पोलैंड की महिला मुझे होटल में, रेस्टोरेंट में नाश्ते के समय मिली थी। उसी दिन मोदी जी वहां थे। मैंने उसको कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां हैं, आप यहाँ हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको पोलैंड के प्रति इतना प्रेम क्यों है? आपको पता है एक वीडियो पोलैंड के प्रधानमंत्री का बड़ा वायरल हुआ है। जब सारा ये मिडिल ईस्ट से भाग रहे थे ना, सीरिया विरिया से यूरोप की तरफ, तब कई देशों ने, करीब करीब सारे यूरोप ने कहा कि हमारे यहां पर स्वागत है। पोलैंड की सरकार ने प्रस्ताव पारित करके वहां के प्रधानमंत्री ने वीडियो जारी किया, मीडिया के सामने कहा कि एक भी मुस्लिम घुसपैठियों को पोलैंड में आने नहीं देंगे। तो अगर पोलैंड जैसा छोटा सा देश कर सकता है, तो हम ये मूर्तियां फूल चढ़ाने के लिए नहीं रखी है, केवल उनका चरित्र धारण करने के लिए रखी है। करेंगे और ये करके दिखाएंगे। और इसलिए ये दुनिया में चल रहा है। कहीं पर हुआ है क्या? क्योंकि आपको, हमको ये पता होना चाहिए कि कहीं पर हुआ है क्या।
तो 500 वर्ष पहले स्पेन में हुआ। स्पेन में सत्ता परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ो या देश छोड़ो। 90% मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया, 10% बाहर चले गए। स्पेन का उदाहरण है। और मराठा क्रांति में इसका बार बार उदाहरण दिया जाता है। महाराष्ट्र के हर लिटरेचर में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। उसके बाद कहा हुआ 14 साल पहले हमारा ब्रह्मदेश, अभी क्या नाम है, बर्मा, म्यांमार में एक भगवा कपड़े पहनने वाला, ये तो सारे क्रांतिकारी है, ये केवल वारकरी नहीं है, वारकरी भी है, लेकिन वहां तो बौद्ध धर्म है। और उस बौद्ध धर्म वाले एक भिक्खु ने खड़े होकर कहा, नाम क्या उसका, विराथु, उसने कहा कि हम कितने भी उदार हो सकते हैं, हम कितने भी महान हो सकते हैं, हम कितने भी दयालु हो सकते हैं, लेकिन हम एक पागल कुत्ते के साथ सो नहीं सकते। किसने कहा, कौन से देश में कहा? और वहां से खतरनाक रोहिंग्याओं को भगाया। दुनिया के किसी देश ने, इस्लामिक कंट्री ने उसको अपने यहां पर शरण नहीं दी। उनकी नौकाएं, नावें घूमती रही, लेकिन किसी देश ने नहीं दी। हमारे यहां के मूर्ख राजनेताओं ने उनको यहां पर प्रवेश दिया। प्रवेश से लेकर पिछली दिसंबर 31 तक उन्होंने 1,60,000 बच्चों को जन्म दिया। यह आंकड़ा ऑफिशियल वाला है, अनऑफिशियल जो होगा वो अलग। मतलब बर्मा में हुआ, ब्रह्मदेश में हुआ, एक अहिंसा का पुजारी बौद्ध भिक्षु ने किया, तो आप और हम कर सकते हैं कि नहीं? हो सकता है। महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं। आज से बिल्कुल 317 साल पहले महाराष्ट्र से 75% मुस्लिम पॉपुलेशन एकदम से 15 दिनों में बाहर गई। इतिहास में इसका उल्लेख है। और वो घटना है, औरंगजेब को जब मारा गया तो औरंगजेब के मरते ही, क्योंकि औरंगजेब को मारा कहा गया था नगर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका आजकल नाम क्या है, अहिल्याबाई नगर, अहिल्यादेवी नगर, वहां के भिंगार में। उसको गाड़ने नहीं दिया। या हमारे नेता हमको समझाते हैं ना, अरे हम तो बहुत दयालु है, हम तो मरने के बाद शत्रु से शत्रुता नहीं निभाते। अरे मरने के बाद अगर शत्रुता नहीं निभाते तो हम रावण को लाखों वर्षों से क्यों जला रहे हैं? क्योंकि हम निभाते हैं। हमने अफजल खान की भी कब्र ऐसे नहीं बनाई कि उसको मानवता के लिए, शिवाजी महाराज ने कहा कि अफजल खान आया था, पेट फाड़ने आया था, पीठ में खंजर मारने आया था, लेकिन चलो माफ कर दो, इसकी कब्र यहाँ रहने दो, इसलिए नहीं बनाई। उसको 10 एकड़ जगह दी, कहा कि यहाँ पर ये संभाल के रखो। ये मानवता के लिए नहीं थी, ये बताने के लिए थी, भविष्य के लिए, कि अगर हम पर पीठ पर वार करने के लिए कोई आता है तो पेट फाड़ कर यहाँ गाड़ देते हैं। ये सबूत दिखाने के लिए रखी थी। लेकिन नगर के समय बहुत गुस्सा था, औरंगजेब को गाड़ने नहीं दिया। उसकी डेड बॉडी, लिखा हुआ है उनके मुगलों के लिटरेचर में, डेड बॉडी को अंधेरे में छुपाकर लेकर गए और कहां रखी, जिसको लोग खुलताबाद कहते हैं, हम रत्नपुर कहते हैं, छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में एलोरा केव्स के पास में वो रखा हुआ है। कुत्ता भी टांग ऊपर करने जाता नहीं था। लेकिन आजकल राजनीति के कुत्ते वहां पर जीप लटका कर वोट मांगने के लालच से जा रहे हैं और धीरे धीरे संख्या दलों की बढ़ रही है। बुरा लगे सही लगे, और कुत्ता कहना गलत है, क्योंकि कुत्ता तो ईमानदार होता है। वहां जाने वाला नेता ईमानदार नहीं, कुत्ता नहीं हो सकता, सुअर ही होगा। क्योंकि अब औरंगजेब के कब्र पर अगर कोई फूल चढ़ाएगा तो कोई भी किसी का कुछ हो, वो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए बुरा लगना है लगे, वैसे भी हम बिंदास बोल के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए ऐसे अगर कोई मानता है तो उसको बताना कि अभी लोकसभा चुनाव में अधीर रंजन चौधरी, ये उदाहरण अवश्य देना है सभी को, सभी नेताओं को बताना है। कौन थे? कांग्रेस के लोकसभा में नेता, 7 बार के सांसद। उन्होंने मुसलमानों के मसीहा माने जाते थे। ममता से ज्यादा मुसलमानों में उनकी पॉपुलैरिटी थी और सारे मुसलमान उनको वोट देते थे। लेकिन स्थिति बदलती गई, उन्होंने मुसलमान अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आने देते गए, परसेंटेज बढ़ता गया। 24 में स्थिति आ गई
कि ममता जी जिस गुजरातियों के खिलाफ लड़ने की बात बोल रही थी, उस गुजरात का एक मुस्लिम क्रिकेटर यूसुफ पठान वहां पर गया, जो कभी भी वहां नहीं गया था। मतलब वो खुद कहता है कि जीवन में कभी भी वहां पर हम गए नहीं। जीवन भर मुसलमानों के लिए संघर्ष करने वाले उसको हरा दिया, यूसुफ पठान को जिताया। इन सेकुलरों को बोलिए कि मुसलमान जब तक संख्या में कम है तब तक दूसरे को नेता मानता है, जिस दिन वो संख्या में ज्यादा हो जाता है किसी और को नेता नहीं मानता। डेमोक्रेसी की बातें करने वाला ओवैसी बताए कि पुराने हैदराबाद से, भाग्यनगर से किसी गैर मुसलमान को टिकट कब देगा? तुम्हारे पार्टी से दे दो, चलो देके दिखाओ, देगा? मानी बैठते हम। भाई कश्मीर में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा? हम तो अभी तो बन भी सकता है, लेकिन पहले बन सकता था। हम मानी चुकते हैं कि अरे मालेगांव से कौन विधायक बनेगा? मतलब मालेगांव से मुसलमान ही बनेगा, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अब्दुल, क्या नाम था? BR अंतुले, और वो भी आज के कितने साल पहले? 40 साल पहले। मतलब हम इतने उदार हैं, हमारे ऐसा हो सकता है, लेकिन उनके हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए जो सेकुलर नेता है उनको बोलना कि अगर ऐसा समझ रहे हो तो उसका उदाहरण ले लो, अलग अलग राज्यों के करिए। ऐसे जो कार्यक्रम हो गए आने वाले दिनों में, उनमें मैं समय देने के लिए आऊँगा। अभी मैं वैसे भी पिछले 2 महीने में, करीब 1.25 महीने यहीं पर हूँ, और अब तक ऐसा कहते थे कि यहाँ से दिल्ली के लिए लोग जाते थे। अब मुझे दिल्ली से वापस आना पड़ रहा है, लेकिन आप जहाँ बुलाएंगे सुरेश चौहान के खड़ा रहेगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय!